मित्रों, आज जो मैं घटना आपको बताने वाला हूँ वह कैथल हरियाणा से है। 4/6/2007 को जकी अहमद, जो सीबीआई में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनकी तरफ से मुझे एक पत्र आता है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि एक लड़का जो कैथल के डिस्ट्रिक्ट के ही गांव में रहता था, अचानक घर से गायब हो गया। उसकी फैमिली वाले, गांव वाले चिंतित हुए और शाम को ही उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन वह नहीं मिला। जब वह नहीं मिला तो दूसरे दिन सुबह गांव के लोग फिर दोबारा उसे ढूंढने के लिए ग्रुप बनाकर निकल चले। एक ग्रुप उनके जो खेती की ज़मीन थी, जो एक नहर के पास थी, वहाँ पे पहुँचे। खेती उस वक्त कट चुकी थी, लेकिन उनके जो डंठल नीचे के होते हैं वो खेतों में पड़े थे, और उन्हीं के बीच में वह लड़का जो 17-18 साल की उम्र का था, बिना पजामा पहने लेकिन कुर्ता पहना हुआ था, इस तरह अधनंगी हालत में उसी खेत में पड़ा हुआ था। नज़दीक जब लोग बाग गए तो उन्होंने पाया कि उसने तीन चार जगह टॉयलेट कर रखा है और 3-4 जगह ही उसने उल्टी कर रखी है। कमीज़ उसकी इंटैक्ट है, पजामा पास में ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई वो फटा हुआ नहीं है, इंटैक्ट है। कुर्ता भी जो उसने पहन रखा है वो फटा हुआ नहीं है, उस पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। शरीर पे भी कोई चोट के निशान नहीं नज़र आ रहे थे, सिवाय कुछ बड़े बड़े एरिया जिनको चींटियों ने खा रखा था, और इसलिए वो अब्रेजन की तरह नज़र आते थे, क्योंकि डेड बॉडी के ऊपर अक्सर चींटियाँ और चूहे इत्यादि अटैक कर देते हैं। तो चींटियों ने काफ़ी जगह पे खाया हुआ था। वो अंदाज़ा उन्होंने इसलिए लगाया कि उस वक्त भी चींटियाँ उन जगह पे खा रही थी जहाँ पर ये निशान थे। पुलिस को खबर की गई, पुलिस वाले आए, उन्होंने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और कैथल के हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में यही लिखा गया, जो बॉडी पे जगह जगह चींटियों के खाने के निशान थे, जो काफ़ी बड़े, काफ़ी जगह घेर रहे थे, उनका उन्होंने वर्णन किया। और साथ में 2 अब्रेजन उन्होंने लिखा, एक नाक के पास और एक जो है पेशाब करने वाली जगह के पास में। हो सकता है ये दोनों भी चींटियों के ही निशान हो, जो बहुत थोड़ी जगह खाने के कारण चींटियाँ वहाँ से गायब हो गई हों, और सूखने के कारण वो एब्रेजन की तरह लगने लगते हैं। पर जब तक उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन न हो तो कहना बड़ा मुश्किल होता है कि एब्रेजन है कि नहीं। तो वह माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसमें नहीं हुआ था। वहीं पे सीन मौके पे, वहाँ पे उनको एक छोटा सा लिफाफा मिला, जिस पाउच जिसे कहते हैं हम, और उस पोच में कुछ सफ़ेद रंग का मटेरियल पाउडर पड़ा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था सेल्फॉस। अब सेल्फॉस लिखने का मतलब ये है कि उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड था। लिफाफे में आधा सेल्फॉस या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड उसके अंदर ही था, सफ़ेद रंग का, कुछ ज़मीन पे गिरा हुआ था। बाकी वह लड़का जो है
वो खा चुका था, इसलिए ये अंदाज़ा कुछ लोगों ने लगाया कि उसने सेल्फोस खाया है और उसी के कारण उसको ये सिम्टम्स हुए होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी उन्होंने कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं मिली सिवाय इसके एंट बाइट्स के और 2 अब्रेजन्स के, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों ने उसका विसरा प्रिजर्व कर दिया और करके करनाल जो FSL है वहाँ पे केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई और यह रिपोर्ट एल्यूमिनियम फास्फाइड पॉजिटिव दिखा रही थी। उस लिफाफे में जिसमें सफ़ेद रंग का पाउडर पड़ा था उसमें भी एल्यूमिनियम फास्फाइड था। जो मिट्टी पर से उठाया गया था सफ़ेद रंग का पाउडर जो उस लिफाफे और उस लड़के के बीच में पड़ा हुआ मिला था उसमें भी एल्यूमिनियम फास्फाइड था। और जो लड़के के विसरा प्रिजर्व किए गए थे और वहाँ एनालिसिस के लिए भेजे गए थे ये उसमें भी एल्यूमिनियम फास्फाइड था। और जो वोमिटिस और वहाँ पे टॉयलेट वगैरह जो था उसका उसमें भी सब जगह एल्यूमिनियम फास्फाइड पॉजिटिव होने के कारण डॉक्टरों ने उसका ओपिनियन जो है वो एल्यूमिनियम फास्फाइड करके पॉइजनिंग करके ही दे दिया था। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में होता है कि पेरेंट्स वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। यह मेरी विशेष ऑब्जर्वेशन है सुसाइड केसेस में, बहुत से केसेस में, कि पेरेंट्स या फैमिली इस बात को स्वीकार नहीं करती कि उस बच्चे ने या बच्ची ने जिस घर की होती हैं कि उसने सुसाइड किया, ये व्यक्ति ने जिस फैमिली का व्यक्ति है उसने सुसाइड किया है। इसका कारण ये है कि सुसाइड जो है एक सोशल स्टिग्मा है और लोग इसको एक स्टिग्मा की तरह फैमिली में देखते हैं। यही नहीं, रिश्ता वगैरह करने के टाइम में भी यह स्पेशल रूप से लोग जानना चाहते हैं कि इस फैमिली में किसी ने सुसाइड तो नहीं किया, किसी ने मर्डर तो नहीं किया, किसी ने और किसी तरह की कोई साइकोलॉजिकल बीमारी सिजोफ्रेनिया या कोई दूसरी तरह की बीमारी तो नहीं थी। ये एक आम बात है। ये इसलिए है कि लोगों का ये विश्वास है कि भाई जो पागलपन है या सुसाइड है या इवन होमिसाइड करने का भी जो है ये फैमिलियल ट्रेट होता है। कुछ थोड़ी बहुत इसमें वास्तविकता भी हो सकती है कि कुछ साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ जो हैं वो पास ऑन हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर यह आइसोलेटेड केसेस की तरह होता है। कोई एक व्यक्ति डिप्रेशन का हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फैमिली के सारे बाकी मेंबर डिप्रेशन से ही होंगे, लेकिन लोग एक प्रिकॉशन के रूप में इसको अवॉइड करते हैं, इसीलिए ये एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है और लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। दूसरा, इस स्टिग्मा को हटाने के लिए अक्सर पेरेंट्स या फैमिली के लोग इस चीज़ से इनकार करते हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि यह एक मर्डर सिद्ध हो जाए या अनएक्सप्लेन्ड डेथ सिद्ध हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ सिद्ध हो जाए या डेथ जिसका कुछ कारण नहीं पता चला है, जिससे कि सुसाइड का जो एलिगेशन है वह उस व्यक्ति पे न आए और परिवार पे एक सोशल स्टिग्मा खड़ा न हो। हालांकि मेरी परिवार को एडवाइस हमेशा यही रहती है कि अगर किसी एक ने सुसाइड किया है तो बाकी जो परिवार के लोगों के लिए भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर नहीं है कि भाई अगर फैमिली में चलता है, अगर फैमिली के लोग करते रहेंगे सर, ऐसा कुछ एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ प्री डिस्पोजन हो सकता है अगर फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है। इसलिए हमेशा सुसाइड की जब केस अटेम्प्ट टू सुसाइड वगैरह केस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो इस बात को पूछते हैं कि फैमिली में और किसी ने सुसाइड तो नहीं किया, कि कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी कहीं पे किसी केस में कुछ इस तरह की हिस्ट्री हो सकती है। तो वो एक संभावना की बात है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक ज़्यादा डरने की बात नहीं होती, लेकिन लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं और वो इस बात को इनकार करना चाहते हैं, इस स्टिग्मा को अवॉइड करना चाहते हैं।
मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी, पैसा, हर चीज़ वकीलों को दे डाला सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि ये सुसाइड नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में भी अगर सुसाइड हो जाता है और उनके आगे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं तो वो भी इस बात के लिए कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है या रहस्यमय मृत्यु है, कुछ इस तरह का उसमें मिल जाए ओपिनियन, तो शायद वो अपने समाज में अपने जो अहंकार की है वो रक्षा कर सकें कि नहीं ये सुसाइड नहीं था। तो ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है जो मैंने देखा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 30-30 साल तक इस बात के लिए संघर्ष करते रहे और अनावश्यक ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जिस आदमी ने इन्वेस्टिगेशन किया, उन पे फर्जी अर्जी मीन्स लगा करके और कोर्ट्स को और हायर ऑफिसर्स को लिखते रहते हैं और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो बरसों तक चलता रहता है। उसमें इन्वेस्टिगेटर्स का, डॉक्टर्स का और दूसरे ऑफिसर्स का जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके हरासमेंट के सिवाय कुछ नहीं होता। उनका बहुत हरासमेंट होता है क्योंकि बार बार उनको बार बार इंक्वायरी ऑफिसर रहेंगे, फिर इंक्वायरी ऑफिसर्स को बदलवा देंगे, तो बार बार डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और एक्सप्लेनेशंस अननेसेसरी वो कई तरीक़ों से ये प्रेशराइज करना चाहेंगे कि आप ये कह दें कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तो ये एक परिस्थिति होती है। उसी तरह से इनके पेरेंट्स ने भी इनको इस बात को नहीं माना और उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स शुरू कर दी और फाइनली ये केस सीबीआई को रेफ़र हो गया और सीबीआई ने जकी अहमद जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उस वक्त, उनको ये केस दिया कि आप इसको सुलझाओ। उन्होंने फिर मेरे को ये लिखा कि भाई इस तरह से ये केस है, ये इसमें डिस्प्यूट है। हमने खैर मौका देखा, वहाँ कैथल गए। कैथल इस केस में 2-3 बार जाना पड़ा कि पहले तो उस सिलसिले में मैं गया ही था, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मिला करके, और मैं क्योंकि उस वक्त डायरेक्टर था इसलिए मेरे पास समय की कमी रहती थी, तो मैंने अपने जो अधीन थे डॉक्टर संजीव लालवानी, डॉक्टर भारद्वाज और इन दो और लोगों का एक बोर्ड बना के मैंने कहा आप लोग डिटेल में देखिएगा, और मैं समय समय पर उनको गाइड करता रहता था। और फाइनली जा कर के, लेकिन वो मौके का इंस्पेक्शन के लिए मुझे ही उन्होंने इंसिस्ट किया पुलिस ने, तो फिर मुझे ज़्यादा दूर नहीं थी वो जगह, 5-6 घंटे में हम जा कर के आ गए। अर्ली मॉर्निंग में निकले और 10-1 बजे मैं वापस आ गया था। तो वो सब करके अपना काम भी डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने मौका भी देख लिया सब कुछ करके। और फाइनली सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए, जो पहले भी कोरिलेट हो रही थी लेकिन थोड़ा सा अनुभव कम होने से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर्स रहते हैं वो कई बार इतना फॉर्मली चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। तो हम अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस रेफर्ड ऐसे देखे होते हैं, तो उन केसेस को अच्छी तरह से फाइंडिंग्स को कोरिलेट करते हुए हम उन पे एक स्पेसिफिक ओपिनियन बना करके दे देते हैं विद सारी एविडेंसेस और सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ में। तो इसलिए जो भी उसको पढ़ने वाला होता है या देखने वाला होता है उसकी पूरी चीज़ समझ में आ जाती है। तो ऐसा ही इस केस में किया गया और एक फ़ाइनल रिपोर्ट बना करके हमने पुलिस उनको सीबीआई को ये सौंप दी। सीबीआई ने अपने एग्जामिनेशन के बाद में और फिर कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कशन करके और इस केस को एज ए सुसाइड फाइल कर दिया। और फाइनली जो फैमिली के लोग थे वो भी उन सब से संतुष्ट हो गए, क्योंकि उनकी संतुष्टि ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि उन सबको बताया गया कि भाई इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, सारी एविडेंसेस, सारा जो कुछ है वो एल्यूमिनियम फास्फाइड पॉइजनिंग की फेवर में जाता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेता हूँ एल्यूमिनियम फास्फाइड को ब्लेम करने के लिए, कि जैसा मैंने पहले भी पूरा एक सेशन लिया है कि कैसे एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है डिकम्पोजिशन से, ऑटोलाइसिस से और पुट्रीफैक्शन से बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव दे देता है। लेकिन यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। एक वो पैकेट जिसके अंदर अवशेष उसका है, पैकेट पे लिखा है सेल्फॉस, और उसके अंदर टेस्ट करने पे वो
एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ही लिखता है। उसका कुछ पोर्शन ज़मीन पे गिरा है, उस मिट्टी से जब टेस्ट किया गया है तो उसमें भी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड निकलता है, यानी कि उससे जो गिरा है वो भी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से है। उसके मुंह और बाकी विसरा में जो है उसमें भी एल्यूमिनियम फॉस्फेट निकलता है। उसने जो वॉमिटिंग किया है, उल्टी की है, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम फॉस्फेट की प्रेजेंस है। तो ये सब सारा अपने आप में एक सिद्ध कर देता है कि नहीं, यह एक एल्यूमिनियम फॉस्फेट था। बड़े स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस इसमें थी कि यह एक एल्यूमिनियम फॉस्फेट से सुसाइड का केस है। इसलिए इसको किसी ने भी ज़्यादा इनकार नहीं किया। हालांकि कोर्ट में मुझे बुलाया गया था, कोर्ट में सम्मन इस केस में मेरे को आया था काफ़ी देर, मुझे रिटायर होने के बाद में इसका सम्मन आया, मैं गया भी था और एक्सप्लेनेशन कोर्ट ने पूछा तो मैंने वो एक्सप्लेनेशन दिया भी था। और हालांकि मैं अपनी जेब से ही जाना पड़ा, वहाँ पे कोई किराया विराया देने की व्यवस्था नहीं थी। जो हरियाणा के वो बोले साहब अगर आप हरियाणा से रिटायर हुए हैं तो हम आपको पैसा वैसा दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं, लेकिन आप तो एम्स से हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तो एम्स से भी रिटायर हो गया, वही देंगे नहीं। एनी हाउ खैर वो उन्होंने एक फॉर्म वगैरह भरवा के मेरे से रख लिया था, लेकिन कोई मनी ऑर्डर या ऐसा कहा गया था कि मनी ऑर्डर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। खैर ये तो एक ऐसे ही संदर्भ आ गया तो मैंने बात बता दी, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इस तरह से यह केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हुआ। सो धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा किसी नए केस के साथ में।